हुकूमत पाकिस्तान के वुज़रा, ये यहाँ से एक वजीर एक बयान दागता है, वहां से इंटरनेशनल इदारे जो है वो दूसरी चीज सुना देते हैं। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि अगले 2-4-5 दिन में, एक आध हफ्ते में जो है दूध की नहरें बह जाएंगी, नौकरी इतनी होंगी कि लोग यहाँ पर कम पड़ जाएंगे। और आज जो IMF अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है उसके आदाद शुमार आपके सामने है। ये क्या हो रहा है कि ये हम कर क्या रहे हैं आखिर? इमरान, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि फैसल वाडा जब बयान देते हैं वो कोई यूनिक किस्म का बयान देते हैं, कोई ऐसा धमाका करते हैं जो गो के वो सियासत में नौवारिद हैं, नए आए हैं, लेकिन शायद वो सियासत के जो इसरार और रमूज़ होते हैं उनसे शायद वाकिफ़ नहीं हैं, और उसके अलावा जो उनके मन में आता है, जो उनके समाता है दिल में, वो बात कर देते हैं और बड़े से बड़े दावे कर देते हैं। और ये मिजाज पूरी पार्टी का है, तहरीक इंसाफ का, खाली उन्हीं का नहीं है। इस कस्म के 4-5 लोग वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में मौजूद हैं जो इस कस्म के बुलंदबांग दावे करते हैं। उन्होंने जो एक बात की है नौकरियों के हवाले से, नौकरियों की सूरत हाल आपके सामने है। जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गार हैं, नौकरियां उन्हें कहीं मिल नहीं रही हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है, ना सरकारी सतह पर नौकरियां हैं, महंगाई आपके सामने है। ऐसे में वो कौन सी गीदड़ सिंगी है उनके पास कि वो इतने मुलाजमतें ज़्यादा होंगी, लेने वाले नहीं रहेंगे। मतलब कोई बाइद नहीं सर, कोई बाइद नहीं कि कल फैसल वाडा साहब जो है वो ये कह दें कि वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अपोजिशन से मिले हुए हैं। जब कोई उनके किसी भी तरह का बयान आ सकता है तो फिर ये भी बयान आ सकता है उनका। मैं कह रहा हूं ना कि उन पर 7 खून माफ हैं। वो जिस रास्ते से सियासत में आए हैं ये सबको मालूम है कि किस तरीके से वो सियासत में आए हैं। कोई उनका तजर्बा नहीं है, लेकिन इमरान खान को ऐसे लोग चाहिए, जिस तरह के मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मुराद सईद हुए, ये हैं फवाद, उनके जो फवाद चौधरी हैं, इस तरह के कई लोग हैं इमरान खान के पास कि जो इसी किस्म के बयानात देते हैं। और उसके बाद अब आपने जो सूरत हाल बताई है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है, और जो दुनिया भर से मवाजना किया जा रहा है दुनिया भर में पाकिस्तानी मईशत का, वो नहायत तशवीशनाक है। आने वाले दिनों में बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, और बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल का एक अंबार है, लेकिन तहरीक इंसाफ को वहाँ दूध और शहद की नहरें नज़र आ रही हैं। तारिक, क्या कहेंगे आप? इस वक्त जाहिर है कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर लेंडर एजेंसीज, जो उनकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान के बारे में जाहिर है कि तशवीशनाक है, मईशत की हालत बहुत ख़राब है। हम बजाय इसके कि चीज़ों को सीरियस लें, हमारे वुज़रा की मैं बात कर रहा हूँ, PTI के फैसल वाडा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, बजाय इसके कि वो सीरियस लें, उन्होंने जो बयान दिया, जो एक रोज़ पहले का ही बयान है, किस तनाजुर में आप देखेंगे कितनी सीरियसनेस इस वक्त हमारे वुज़रा की है। और क्या खान साहब के गिर्द ऐसे ही लोग मौजूद हैं? अगर ऐसे ही लोग मौजूद हैं तो फिर हम इस हुकूमत से क्या खैर की तवक्का करें? चौधरी साहब। इमरान साहब, कसूरवार तो आप हैं मेरा ख्याल है, जिन्होंने इस तरह के मज़ाहिया बयान को सीरियसली ले लिया है, और आप इस पे डिस्कशन भी कर रहे हैं और बाकी चैनल भी डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वाडा साहब को खुद मालूम होगा कि उन्होंने क्या बात की है और उस बात का क्या मतलब है। सर, जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा था, अगर आप एक फैसल वाडा नहीं है, यहाँ तो एक पूरी लाइन लगी हुई है जो ऐसी बात करते हैं जिस बात पे बंदे के 14 बल्कि कोई 18 या 20 तबक रोशन हो जाते हैं। मसलन एक वज़ीर साहब ने कहा आज, उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर गोश्त महंगा हो गया तो फिर क्या हुआ, गोश्त ना खाए। एक वजीर ने कुछ अर्सा पहले कहा था, शेख साहब, ये वजीर तो बड़े जीरक खान हैं, ये शेख रशीद साहब तो बड़े जीरक था कि एक वजीर साहब ने फरमाया कुछ अर्से पहले जब शिकायत की गई कि गैस के बिल ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर्दी में ना नहाया करें, गर्म पानी से गीज़र मत इस्तेमाल करें, तो लिहाजा बिल आपका कम हो जाएगा। एक खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, उन्होंने परसों एक बड़ा दानिशमंदाना और एक नॉवल किस्म का आइडिया पेश किया महंगाई के ख़ात्मे का और माशी बहरान पर काबू होने का। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 2 की बजाय 1 रोटी खाएं, और जब हम गुजारा कर लेंगे तो फिर 2.5 रोटियाँ खाना शुरू कर दें। तो ये तो एक पूरा एक ट्रेंड है। एक वज़ीर साहब ने कह दिया था कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, बड़े ही सेंसिटिव महकमे के वज़ीर हैं, अमूर कश्मीर के गालिबन, उन्होंने कहा एक प्रोग्राम में जज्बात में आके कह दिया और फिर बाद में उस बात पर कायम हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने जो कुलभूषण है उसको इंडिया के हवाले कर दिया हुआ है, हालांकि कुलभूषण तो पाकिस्तान के पास कैद है। तो एक पूरी सीरीज़ है इस तरह के बयानात की, आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह बयान आता है
कोई कंट्रोवर्सी जन्म लेती है, कुछ रोज़ जो है उस पर बहस मुबासे होते हैं और हम लोग जो हैं तमाशा देखते हैं, तालियां बजाते हैं, कहते हैं क्या शानदार बहस हो रही है। नतीजा ये निकलता है कि असल मसाइल की तरफ तवज्जो हमारी नहीं रहती। अब आते हैं इस रिपोर्ट की तरफ जिसका आपने जिक्र किया। अगर हमारे वजीर साहब ने कराची जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ स्टेट बैंक का हेड ऑफिस भी है, उसकी रिपोर्ट पढ़ ली होती तो ये एडीबी, वर्ल्ड बैंक और ये बाकी रिपोर्टें हम शायद डिस्कस ना करते। एक हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले जो एक सेमाही जैसे फिस्कल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं वो जारी की थी, मिन्नो अन यही इदादोशुमार थे थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, जो कि पाकिस्तान के हमारे अपने स्टेट बैंक ने जारी किए थे। शायद उनका मुताला नहीं फरमाया काबीना के अरकान ने। फिर आप देखें जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जो एडीबी की रिपोर्ट है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का एक अदारा है जो कि मुख्तलिफ मुल्कों की मालियाती परफॉर्मेंस को देखता है। इन सब रिपोर्टों में एक तरह के इदादोशुमार हैं, एक तरह के फिगर्स हैं और एक तरह की पेशीनगोइयाँ की जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दफ़ा इस वक्त जो एशिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी जो शरह नमू है वो 7% है, जबकि हमारी शरह नमू जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 3.6 है जो कि बाई 2020 जो है वो 2.9 तक हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो 7.1% है, जबकि अगले साल बड़ी तशवीशनाक बात की है कि 13.5 तक भी ये शरह छू सकती है। ये रिपोर्टें जो हैं वो पाकिस्तान के दादोशुमार के बारे में, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में और हमारी जो इकॉनमी है उसके बारे में बड़ी ब्लीक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इन रिपोर्टों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इस तरह के दावे और इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वज़रा जो हैं वो तो बड़े और दावे कर रहे हैं। आज हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो रवाना हो गए हैं IMF के साथ जो बात करने के लिए, और हमारे वज़ीर इत्तलाआत ने तस्दीक की है कि हम IMF के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो अब देखना ये है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये IMF से मुआहदा जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि और ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले हुकूमतें आते के साथ ही IMF में चली जाती थी। हम इतने अरसे बाद जो जा रहे हैं ये एज ए क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। यार आपने इतने अरसे जो इश्यूज प्रॉब्लम लिंगर ऑन किया, उस लिंगर ऑन से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस चीज को क्यों नहीं रियलाइज कर रहे रफत साहब, ये लोग क्यों नहीं इस चीज को रियलाइज कर रहे कि इतना लंबा जो आपने खींचा असल मसला इसकी वजह से हुआ। वरना मैं आपको बताऊं कि 2008 में जब आप IMF के पास गए थे $7.2 बिलियन का कर्जा लेने, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त 4.99% थी, 5% थी, और फौरी तौर पे फिर 1% से भी कम हुई, क्योंकि जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो जाने के बाद वो फौरन कहता है कि आप अपनी ग्रोथ को साइड में रख दें, आप बात करें ऑस्टेरिटी की, आप अखराजात को कम करें, ग्रोथ को बिल्कुल आप साइड में रखते हैं, ग्रोथ की आप बात ही नहीं करेंगे। तो अब स्टेबलाइजेशन की वो बात कहते हैं। नाउ बात यह है कि IMF से डील करना हमें समझ में इस वक्त नहीं आ रहा कि जैसे बहुत हम कर्ज लेने जा रहे हो, बहुत बड़ा इसको हमने अचीवमेंट बना लिया है। रफत साहब किस तरह से डील कर रहे हैं ये लोग? देखें इमरान, जब IMF से मुज़ाकरात की एक बात हो रही थी तो इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो वो तो ऐसा तसव्वुर करते थे कि इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है IMF के पास जाना, और उसके बाद वही वाली बात बार बार रिपीट होती है कि वो दूध और शहद की नहरें वाली बात के तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी कि हमारे तसव्वुर में भी नहीं होगी। तो लोगों को बहुत खुशकुन नारे दिए थे और लोग भी बड़े पुरुम्मीद थे कि हमारी तकदीर बदल जाएगी और IMF के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा जिसके बारे में कहा जाता था कि वो 2 आदमियों के बारे में बड़ा डिसाइड था ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे और वज़ीर ख़जाना जो है वो असद उमर होंगे। लेकिन असद उमर साहब जो है जिनकी बड़ी शोहरत थी वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। आपने देखा कि उनकी पॉलिसियां भी जो हैं वो कामयाब नहीं हो रही हैं, वो किसी किस्म की चीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए हैं, चाहे और गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, चाहे डॉलर का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल की बात हो कि गैस की बात हो, वो इस हर मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। लिहाजा इसका मतलब यही है कि इनके पास ना कोई विजन है, ना इनके पास कोई मंसूबा था, ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई मंसूबाबंदी थी। बस एक शौक था कि इख्तिदार मिल जाए। इख्तिदार उन्हें मिल गया, लेकिन इख्तिदार मिलने के बाद उसे संभालना नहीं आ रहा है और बज़ाहिर लोगों को बताया जा रहा है, जो गुज़िश्ता दिनों दौरे हुए, सऊदी अरब के प्रिंस आए यहाँ पर, महातिर मोहम्मद आए, तो उन सारी चीज़ों की पिक्चर इस तरह से पेंट की है कि ये सब बहुत ज़बरदस्त मुआशी पैकेज लेकर आए हैं और पाकिस्तान की किस्मत तब्दील होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज जो ये रिपोर्टें सामने वर्ल्ड बैंक की आ रही हैं या एशियाई तरक्याती बैंक की आई है या हर तरफ से जो आवाज़ बुलंद हो रही है
रही है कि पाकिस्तान की मईशत बैठती चली जा रही है। फिर उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि जो एमनिस्ट्री स्कीम की एक बात थी वो भी बहुत बुरी समझी जाती थी। इमरान खान के बयान उठाकर आप देख लें, सारे वो काम कर रहे हैं जिन्हें ये बुरा कहा करते थे। तो इससे अंदाजा लगा लें कि 5 साल हमारे कैसे गुजरेंगे, किस तरीके से आने वाले दिनों में जो बात की जा रही थी कि आईएमएफ में नहीं जाएंगे और अब आईएमएफ में जा रहे हैं। इस अरसे में जो भी हमारा नुकसान हुआ, अगर आप यू टर्न ले रहे हैं बहुत सी चीजों में तो उसी वक्त ले लेना चाहिए था। हमने क्या कॉस्ट अदा की, क्या कीमत अदा की है इस वक्त। जो अब ज़ाहिर के तरीन साहब शौकत इस वक्त जहांगीर तरीन की भी बात करें तो उन्होंने भी नाम लिए बगैर ये कहा था कि हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे, और जो फैसला नहीं कर पा रहे इसी वजह से असल नुकसान भी हमारा हो रहा है मुआशी लिहाज से। तो उन्होंने भी पॉइंट आउट असद उमर की तरफ ही किया था। चौधरी साहब देखिए इमरान, मैं अर्ज़ करूं कि मैं बहुत अपने आप को बड़ी हम्बली इस बात को तस्लीम करता हूं कि मुझे माशी मामलात के बिल्कुल शुद्ध-बुद्ध नहीं है, लेकिन मैं जो देखता हूं, जो पढ़ता हूं, और कम से कम उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये डिले जो है वो इनकी किसी गलती की वजह से हुआ। इन्होंने इनका इरादा ही यही था, इनका रोड मैप यही था IMF के पास जाने का। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले माजी की जब हुकूमतें IMF के पास जाया करती थी तो उनके पास जो कुशन होता था, चूँकि वो सियासी तौर पर किसी न किसी हद तक आवाम को जवाबदेह समझती थी अपने आप को, और वो होती भी हैं। जिसने ज़ाहिर है वोट लेना होता है उसको पता होता है कि मैंने आज या कल लोगों के पास जाना है। चूँकि हमारी ये जो PDI की मौजूदा हुकूमत है, इसको एक तो ये था कि उसके पास अपनी मकबूलियत का बड़ा जोम था कि वो मकबूलियत उसके पास है। दूसरा उनको ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ा एक सरमाया जो है पंप करेंगे। तीसरा उनको ये ख्याल था कि जो इंटरनली जो है सरमायाकारी जो है वो भी उसमें इजाफा होगा एतमाद की वजह से। तीसरा उनको इस बात का मालूम था कि उन्होंने IMF के पास जाना है, लेकिन उन्होंने तरीक़ाकार ये इख्तियार किया कि IMF की जो शराइत हैं, जो IMF हमेशा एक रोड मैप देता है उन मुल्कों को जो उनसे कर्जा लेते हैं, वो उन्होंने पहले से तस्लीम करना शुरू कर दी थी। उनका ये ख्याल था कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस बात पर तैयार करेंगे, जो सब्सिडीज़ है वो ख़त्म करेंगे, बिजली की और जो यूटिलिटीज़ की कीमतों में इजाफा करेंगे, और उसके नतीजे में इतना कुछ हासिल कर लेंगे, इतना रुपया हासिल कर लेंगे मुल्क ख़जाने में कि उसके बाद जो वो शराइत पूरी करके वो IMF के कर्ज को या IMF के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उस रोड मैप के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि IMF की शराइत जो हैं मेरे ख्याल में, मेरी हम्बल राय में, तो उन्होंने पूरी कर दी हैं। अब चूँकि वो शराइत पूरी हो चुकी हैं, बजट का मौसम आने वाला है, 18 या 19 मई को बजट पेश होना है। 24 मई की बात की जाएगी जी, 24 मई, हाँ जी, 24 या 18 मई की भी किसी ने कहा है, लेकिन 12 मई के महीने में पेश होना है। तो वो सारी जो शराइत हैं हम पूरी कर चुके होंगे। तो मेरा ख्याल है कि IMF के साथ हमारा कर्जा का एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि IMF के साथ IMF से कर्ज लेने के बाद हम फिर किस रास्ते पर चलेंगे। इस सिचुएशन ये है। इमरान एक बात कहूंगा कि वो 3000 अरब रुपए पे मेरे ख्याल में सारी उम्मीदें लगा रखी थी, जो मुराद सईद के बड़े मशहूर अरब रुपए जो पहुंच जाते तो शायद कोई बहरान नहीं आता। बात सारी यही है कि IMF से आप जो आपको इकोनॉमी का पूरा पता है, अच्छी तरीके से पता है, वो रोड मैप भी पता है, उसके हिसाब से आप अपने आप को ट्यून इन भी कर रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते जो है इतनी नौकरियां होंगी कि आप क्या जो लोग जा रहे हैं उनको रोक के रखे, किसी को बाहर ना निकाले, नौकरियां कम, लोग कम पड़ जाएंगे, इतना पाकिस्तान में होगा। ये बयानात जो है न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका जो है इमेज डैमेज कर रहे हैं, किस हुकूमत का कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि हमारे वज़रा किस तरीके से इस वक्त पूरे हालात को इस चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ सियासी हवालों से, कुछ सियासी बात होगी, और वो भी होगी मौलाना फजलुर रहमान की, जो इस वक्त चाह रहे हैं कि एक ही सफ में महमूद और अयाज खड़े हो जाएं ऑपोजिशन में। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अब बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान मिशन मुत्तहदा ऑपोजिशन पर। तारिक चौधरी साहब, क्या हालात लग रहे हैं, किस जानिब बात जा रही है? फजलुर रहमान साहब की जो आनिया जानिया है, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सरगर्म अब वो हो रहे हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं इत्तेहाद की जानिब, ये इत्तेहाद उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये 3 बड़ी पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी नहीं होंगी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और अब फिर एक दफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ कि मेरे ख्याल में जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है उसके दरमियान अभी तक इत्तेमाद की वो फ़िज़ा नहीं है जो होनी चाहिए थी। चूँकि माजी करीब में ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं
जिनकी बुनियाद पर दोनों जमातों के दरमियान तलखियाँ हैं, ख़ास तौर पर सेनेट के इंतखाबात और इंतखाबात से आम इंतखाबात से कुछ पहले का माहौल। फिर ज़ाहिर जब पनामा वगैरह वाले केस चल रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से दूसरी साइड पर खड़ी थी और जिस तरह से उसके वज़रा बाकायदा वफूद बन के सुप्रीम कोर्ट जाया करते थे और बाहर आके बात किया करते थे, वो सारे वाक़यात जो हैं अभी जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जहन में हैं। फिर दूसरी बात एक और भी एक हकीकत है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनकी सेहत इस तरह की है कि वो इस वक्त किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है, और जब तक उनका प्रॉपर इलाज मुआवजा नहीं हो जाता, जब तक उनके जो केसेस हैं वो उनका जो ऊँट है किसी करवट नहीं बैठ जाता, उस वक्त तक जो है ये इत्तेहाद जो है मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होगा। लेकिन एक और बड़ी अहम वजह है जो मैं आखिर में करके बात ख़त्म करूँगा, इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, कोई ऐसी सियासी कुव्वत नहीं है जो हाथ डालने के लिए तैयार हो, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त अगर किसी ने हुकूमत को ख़त्म कर भी दिया, गिरा भी दिया, तो उसके बाद का मंजर क्या होगा। एक बड़ा मुख्तसर सा लतीफ़ा है कि किसी कम्युनिटी के लोग बैठे इकट्ठे एक प्लान कर रहे थे कि हम अमेरिका पर हमला कर दें और हम अमेरिका को फतह कर लें। एक बंदे ने कहा कि अगर हमने वाकई फतह कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो हमारे पास, हमारी किसी सियासी जमात के पास इस वक्त जो सिचुएशन है, रफत सईद साहब, इस वक्त नून लीग के पास खोने को अब क्या बचा कि वो सियासी कांधा देगी पीपल्स पार्टी को। जी रफत सईद। देखिए, मुस्लिम लीग नून इमरान चाहते हुए भी जो है वो कहीं फरीक बनने पे आमादा नजर नहीं आती। जिस तर्ज की सियासत मुस्लिम लीग नून कर रही है उसमें ऐसा लगता नहीं कि वो किसी तहरीक का हिस्सा बनेगी। हाँ, एक बात आप ज़रूर कह सकते हैं कि मसल्स दिखा रहे हैं सब एक दूसरे को, मुलाकातें कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन ये बात इमरान खान को भी अच्छी तरह से मालूम है कि इस सारे मामले में जो मुस्लिम लीग नून है वो उस तरह से आगे नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी के चूँकि मामला ज़्यादा गंभीर हैं, आसिफ अली जरदारी उनकी हमशीरा का मामला है और ये केस हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बयानात आ रहे हैं। फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो उस तरह से नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। तो सब अपनी अपनी रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, अपनी अपनी स्पेस चाह रहे हैं, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान तो शुरू दिन से लगे हुए हैं। हाँ, इस हद तक अब वो कामयाब हुए कि अब वो ये मैसेज दे सकते हैं आकर कि उनकी दोनों से बड़ी अच्छी बातचीत रही, सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सियासत में ये सब कुछ होता है और वही कुछ हो रहा है, लेकिन वो बात तारीख की बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं ये भी समझता हूँ कि किसी सियासी जमात में इस वक्त कोई ऐसी कुव्वत तहरीक नज़र नहीं आती कि वो कोई बड़ी तहरीक को लीड कर सके, और इसी वजह से इमरान खान मुतमईन भी हैं। हाँ, इमरान खान की जो हुकूमत है अगर वो गलतियां इसी तरह पै दर पे करती रही तो फिर बहुत सारी चीज़ें गौर व फिक्र होंगी, बहुत सारी जगह सोचा जाएगा और ये सब बात, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता। सिर्फ सियासत बराए सियासत है और स्पेस चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून भी अपने लिए स्पेस चाहती है और पीपल्स पार्टी भी अपने लिए स्पेस चाहती है, और मुमकिन है कि जो अभी शहबाज शरीफ गए हों, और जैसा कि हमारे यहाँ ही ये खबर अभी चल रही थी कि उनकी जो है जहांगीर तरीन से मुलाकात होगी, तो कहीं ना कहीं इमरान खान शायद आमादा नज़र आते हों, कहीं स्पेस दे सकें हिज़्ब इख्तिलाफ को, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल नज़र आता है क्योंकि उनके यहाँ यू टर्न बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, इस तमाम उसमें अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा साहब, क्योंकि अब जाहिर है कि अगले महीने जो है वो रमज़ान भी शुरू है और महंगाई उससे पहले आपके सामने है, फिर बजट भी आना है, तो ऐसे में जो डिलीवर करने वाली बात है, गुड गवर्नेंस करने वाली बात है, हुकूमत के ऊपर उसका कोई प्रेशर नज़र आ रहा है कहीं से कि नहीं नज़र आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो अवाम की खामोशी है इसमें एक पहलू मुस्बत है और एक पहलू मनफी है। मुस्बत पहलू ये है कि लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, लोग अभी समझते हैं कि शायद आने वाले दिनों में कोई ना कोई ऐसी भलाई की खबरें आएँ। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि शायद जो पीटीआई का बयानिया है वो दुरुस्त है, और हो सकता है वो दुरुस्त भी हो। जिस तरह वो माजी की तस्वीर पेश करते हैं और कहते हैं कि उनको बुरे हालात मिले थे, इकॉनमी ख़राब थी, फॉरेन रिजर्व नहीं थे, तो उनको उन हालात से नबरद आज़मा करना होना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी उसकी मनफी पहलू ये है कि अगर अवाम जो हैं, जिस तरह आने वाले दिनों में जब गर्मी में इजाफा होगा, जब लोड शेडिंग की कुछ सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जब गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, जब महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, रमज़ान में ज़ाहिर है चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, फिर लोगों को बजट से रिलीफ की तवक्को है। अगर तनख्वाहों में इजाफा ना हुआ और अगर उनके मसाइल जो है मज़ीद हल ना हुए तो फिर हो सकता है कि लोगों में एक ऐसा रद्द-ए-अमल पैदा हो। लेकिन उसमें मनफी बात यह है
कि जो तहरीकें, जो रद्द-ए-अमल जो है वो लीडरलेस होता है, बेसमत होता है, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो लिहाजा या तो जो है कोई ऐसी सियासी कुव्वत हो कि वो इस लोगों की जो नाराज़गी है उसको कोई रंग दे, उसको कोई मोड़ दे और उसको कोई समझ दे दे। लेकिन अगर बेसमत कोई ऐसा हंगामा हुआ, ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हुई, तो मेरा ख्याल है कि ख़राब सूरत हाल में मज़ीद खराबी पैदा हो जाएगी। ठीक है याज़मीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात मुल्क में बढ़ती महंगाई की। अफरात-ए-ज़र या शराय महंगाई मार्च 2019 में 9.4% यानी 7 साल की बुलंदी पर पहुंच गई है। मार्च 2018 में अफरात-ए-ज़र की शरह 3.2% थी, यानी सादा अल्फाज में कहें तो महंगाई ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने आज पाकिस्तान के सबसे मोतबर जरीदे बिजनेस रिकॉर्डर में महंगाई की बढ़ती हुई वजूहात का जायजा लिया। डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI, जो ग़िज़ाई, तवानाई और नॉन फूड अशिया और खिदमात पर मुश्तमिल होता है, इस इंडेक्स में ग़िज़ाई अशिया में 32% इजाफा हुआ, तवानाई की कीमत में 22% और नॉन फूड गुड्स एंड सर्विसेज जो है इनकी कीमतों में 40% इजाफा हुआ है। डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक 2 आइटम्स ऐसे हैं जो महंगाई में होशरुबा इजाफे का सबसे बड़ा सबब बने हैं। एक है गैस, जिसकी कीमत 82% बढ़ी है, और दूसरा है टमाटर, जिसकी कीमत में 3 गुना इजाफा हुआ है। अब एक जानिब तो महंगाई है और दूसरी तरफ हुकूमत एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रही है। तो नाज़रीन, बात करेंगे एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019, टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो कि 2019 में आ रही है। और वजीर खजाना असद उमर और चेयरमैन FBR जनाब मोहम्मद जहांजेब खान साहब ने वजीर आजम को इसके ऊपर ब्रीफ भी किया। 15 अप्रैल से ये नाफिजुल अमल होगी। 45 दिन के लिए इसको लेकर आएंगे अब 30 मई तक, और ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इनिशियली इसको लेकर आया जाएगा। बाद में इसे जो है आपके फाइनेंस बिल में, फाइनेंस एक्ट में उसको शामिल कर लिया जाएगा। ये स्कीम किस तरीके से देखी जा रही है, टैक्स एक्सपर्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं? लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माली और कानूनी उमूर जनाब खुर्रम अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। किस तरह से देखी जा रही है एक ही साल के अंदर 2 टैक्स एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान में, और जाहिर है कि ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम जो है वो ये मुकामी और बैरून मुल्क मुकीम समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए। बहुत वाशगाफ अंदाज में वजीर खजाना का इस वक्त कहना है कि इंतहाई मुखलिसाना मशवरा है कि जिन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए वो अपने एसेट डिक्लेयर करें, वरना वो पछताएंगे। तो ये पछताने वाला जो अमल है, पिछले 1 दर्जन एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान में अब तक आ चुकी है, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई शायद पछताया हो। और हमेशा ये कहा जाता था कि एमनेस्टी स्कीम जो आएगी वो ट्रू एंड लेटर स्प्रिट में आएगी और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की आएगी, रादर देन के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएगी। अभी तक ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। जी खुर्रम साहब। जी देखिए, जो एमनेस्टी स्कीम है, अभी तो इसका टेक्स्ट और जो बिल है या जो कानून है उसका मुसव्वदा हमारे पास आएगा तो हम उस पर क्लॉज वाइज डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन अभी उसके कंटेंट्स के ऊपर बात नहीं की जा सकती। अभी सिर्फ जनरली बात की जा सकती है कि इसके कोई अच्छे नताइज आएंगे या नहीं। थोड़े बहुत अच्छे नताइज आएंगे, डेफिनेटली रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी। डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, और अगला जो लास्ट क्वार्टर रह गया है 2019 का, उसमें तो उसकी कंप्लीशन के बाद तो डेफिसिट बहुत ज़्यादा होने का खदशा है। ये 6.8 प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 7% तक हो जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा के या एमनेस्टी स्कीम ला के इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करके कोशिश कर रही है कि वो डेफिसिट कम से कम हो। तो उस लिहाज से गवर्नमेंट भी जानती है, हम भी जानते हैं, सब लोग देख चुके हैं कि जितनी भी एमनेस्टीज आई हैं लोगों ने अवेल भी की हैं, लेकिन इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन उनके ज़रिए नहीं हो सका। चलें, जितना भी हो सके उतना ही सही। गवर्नमेंट एक तिनका भी इस वक्त जहां से कलेक्ट हो सकता है उसे जाया नहीं कर रही। लेकिन ये सोच जो लास्ट टाइम सर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे थे उस वक्त बड़ी मुखालफत की थी PTI ने कि ये काला धन जो है सफेद करने के लिए इस तरह की कोई स्कीम को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जाहिर है कि ये चीजें जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आज वही हुकूमत में आने के बाद उनके पास एमनेस्टी के अलावा कोई चारा नहीं, तो ये इसका सियासी बैकग्राउंड भी तो एक है जो इसके ऊपर असर अंदाज होगा। ये जो सियासी नारे हैं
आवाम के मजमे के सामने जो लगाए जाते हैं, इनका प्रैक्टिकल जब पावर में आ जाती है गवर्नमेंट, तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं होती। अपने हिस्से के सब्ज़ बाग सभी ने दिखाने होते हैं, वो पीटीआई ने भी दिखाए। अपने हिस्से के पॉलिटिकल रेटरिक्स सभी ने लगाने होते हैं, वो पीटीआई ने भी लगाए। जाहिर है जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं या पॉलिटिकल एक कैंपेन है, वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी बहुत सारे नारे लगा देते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो बरतानिया में भी लगाए जाते हैं। तो पाकिस्तान अभी ज़रा थोड़ा पीछे है, वहाँ ज़रा थोड़े ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो उनकी कोई अहमियत नहीं होती। जब प्रैक्टिकली गवर्नमेंट में कोई आता है तो तभी देखना होता है कि वो करता क्या है। असल बात यह है कि ख़जाने की हालत, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान ने अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किए, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई, पाकिस्तान ने फॉरेन रेमिटेंसेस जो दूसरा बड़ा सोर्स होता है डॉलर हासिल करने का, उस पर भी कोई फॉरेन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका कोई खातिर खा एतमाद नहीं हासिल किया। और जो तीसरा सोर्स होता है कि कोई भी कौम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इंटरनेशनल करेंसी को हासिल करती है, तो उसमें भी हम जितना कर सकते थे उतना किया है, लेकिन उसके भी कोई बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े हमें कोई नताइज आने की तवक्को नहीं है। तो देखिए जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको जब फेस करना होता है, और इस तरह की पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इमरजेंसी से भी आगे चली गई है। खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि आईसीयू में पड़ी हुई इकोनॉमी को हम वार्ड में ले आए हैं, जिससे कि मुकम्मल तौर पर इत्तफाक मुमकिन ही कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, लेकिन आईसीयू में गई हुई इकोनॉमी इतने एबनॉर्मल हालात में तो फिर एबनॉर्मल एक्शंस लेने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है, आपको ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन में अपने हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स पर बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो उसके बगैर तो ये चल नहीं सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन। आज के प्रोग्राम में खुर्रम अब्बास, रफत सईद और तारिक चौधरी प्रोग्राम में शरीक रहे। पाकिस्तानी मईशत जिसका इस वक्त जो है वो बात की जा रही है, अब देखें कि आगे क्या सूरत हाल रहती है। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल के प्रोग्राम में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।